हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज की सेशंस में हम लोग बात करेंगे PYQ MCQ का। आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये तीसरा एग्ज़ाम है। इससे पहले ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम हो चुका है और वो दोनों एग्ज़ाम 2022 में ही हुआ था। तो उसमें से आज जो हम लोग देखेंगे, जो सबसे पहले एग्ज़ाम जो हुआ था उस क्वेश्चंस को देखेंगे कि उस क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है और उससे कितने % चांसेस है कि आगे भी उससे पूछा जाएगा। इसका पता तब लगेगा जब हम दूसरे ईयर का क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, अब दूसरे ईयर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे तो अंदाज ये लगेगा कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आपको बता दें 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आपके एग्जाम में भी 2 ईयर का आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 3 से 4 5 MCQ तो सेम टू सेम रिपीटेड होगा। बाकी MCQ आपको उसी से रिलेटेड और कुछ आएगा। ठीक है, जैसे 4 टाइप होता है, उसमें 1 पूछ लिया, 3 बच गया, उसमें से 1 पूछेगा। इस तरीक़ा से पूछने वाला है आपसे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस कंप्लीट है। पहला काम तो यही है, तो इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 2 यूनिट कंप्लीट है, 3 यूनिट कंप्लीट है, तो उतना का ही MCQ समझ में आना है आपको। बाकी आप रट्टा मारेंगे तो कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये करने के बाद सब्जेक्टिव को बनाएंगे। कुछ सब्जेक्टिव होगा आपके नोट्स में होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, हो सकता है बेसिक सा क्वेश्चंस का आंसर आपके कॉपी में ना हो और कॉपी में हो तो बहुत ज़्यादा हो। तो उसको कैसे हम लोग कम करके 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में लिख सकते हैं, इसका भी प्रैक्टिस करना आपको ही करना है। हम तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं इस पर आपको ध्यान रखना होगा कि 4 मार्क्स में है तो 1 से 1.5 पेज लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। उसका प्रैक्टिस आपको आज से ही करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ऐसा सोच करके जाएंगे कि एग्ज़ाम में जो भी आएगा तो ऐसा नहीं कि बाहर आएगा, उसके अंदर से ही आना है। और उसके अंदर से आना है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे क्रिकेट मैच बहुत लोग खेलने जाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, जिस टीम के अगेंस्ट खेलते हैं उसकी कमजोरी को पकड़ते हैं, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को क्या करते हैं, पकड़ते हैं कि कहाँ पे वो मजबूत है, कहाँ पे वो कमज़ोर है, और उसके अनुकूल अपना तैयारी हम लोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्रिकेट में कि जो शॉट जिस बॉल के लिए खेल करके गए थे, प्रैक्टिस करके गए थे, वो बॉलर वो बॉल को डाला ही नहीं, कोई और बॉल डाल दिया। कहे का मतलब जिसका प्रैक्टिस किए थे वो नहीं आया, जिसको नहीं किए थे वो आ गया। वो 1-2 होता है, सब नहीं होता है। उस तरीक़े से यहाँ भी है कि टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका टोटल 20 क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से ही आए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस ऐसा हो जो सिलेबस में ना हो, आ गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़ाया हो, आ गया हो। ऐसा तो नहीं कि 20 में 20 क्वेश्चन आएगा जो हम नहीं पढ़ाए हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है ना, 1-2 हो सकता है। उसका भी तैयारी आपको करना है कि उस सिचुएशन में आपको हैंडल कैसे करना है। अब फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद लास्ट सेमेस्टर होगा, फाइनलाइज सेमेस्टर होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए और ये सब एक्सपीरियंस अपने जूनियर्स को जरूर शेयर करेंगे आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं कि कैसे क्या करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो ये प्रैक्टिस आप लोग को करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोग को पहले अपने से MCQ बना लेना है तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो तैयारी है वो कितना है, खुद से बनाना है। उसके बाद ये वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए 2-3-4 मिनट आपका टाइम हम ले लिए हैं। ठीक है, अपने से काहे हो रहे हो। ठीक है, 2-3 मिनट आपका टाइम ले लिए कुछ समझाने का, कुछ बताने का, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो करने का। हम अपने से 100% दिए हैं।
ठीक है। हम अपने तरह से पूरा पढ़ा दिए हैं और ऐसा पढ़ाए हैं कि आपको समझाने का ट्राई किए हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे, ठीक है। अब आइए और भी चीज़ें आपको इसके बीच में हम लाना चाहेंगे। ये सब जो क्वेश्चंस है यहाँ भी हमारा यही पहला प्रायोरिटी होगा कि समझाने का ट्राई करेंगे, आपके नोट्स में जो चीज़ें लिखी है उससे रिलेट करने का ट्राई करेंगे यहाँ भी, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम में एमसीक्यू ग्रुप ए में रहता है, आप सभी को पता होगा, ग्रुप ए में यही रहता है, ठीक है। तो ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोगों को हमने पढ़ाया होगा 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के कहाँ तक, तो 1000 गीगाहर्ट्ज तक, ऐसा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हो सकता है उस टाइम भी हमने बताया था कि 1 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे चेक करेंगे कि गीगाहर्ट्ज में है कौन, ये है, तो सर ये मेगा में है, ये भी मेगा में, ये भी मेगा में। अगर हमको थोड़ा बहुत भी जानकारी है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होता है, 100 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 100 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक ये दिया गया, इसके रेंज का फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 100 मेगाहर्ट्ज में 1 गीगाहर्ट्ज हो जाता है और यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज दिया है, कहने का मतलब 3 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है से 300 गीगाहर्ट्ज तक दिया हुआ, तो ये रेशियो में आप कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, आपके नोट्स में ये चीज़ मिल जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेव गाइड इज मेड फ्रॉम, वेव गाइड जो बनाया जाता है, आप लोग को बताए थे कि ये कंडक्टिंग मटेरियल होता है, तो वेव गाइड का जो वाल होता है वो कंडक्टिंग वाल होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग मेटल का यूज़ करते हैं, और मेटल में ऐसे तो हम बोलते हैं कि सिल्वर या गोल्ड का अगर लिप लगा हो तो बेहतर हो, लेकिन क्या अगर वैसा रहेगा तो कॉपर कोई खरीद पाएगा, लगता है आपको? तो आंसर होगा सर नहीं, गोल्ड और सिल्वर तो लोग पहनते नहीं है, तो डिवाइस में कहाँ से यूज करेंगे, तो इसका तीसरा जो ऑप्शन होता है वो कॉपर का, तो कॉपर हम लोग यूज करते हैं, तो ताकि एज कम्पेयर टू सिल्वर, एज कम्पेयर टू गोल्ड ये क्या होता है, चीपेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बीच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज 0। आपको थोड़ा सा हमें लेके चलते हैं फ्लैशबैक में, उसमें आपको मोड जो पढ़ाए होंगे, हम टीई मोड पढ़ाए होंगे, टीएम मोड पढ़ाए होंगे, टीए मोड पढ़ाए होंगे, और एक पढ़ाए होंगे हाइब्रिड मोड, ठीक है, टीए मोड, टीए मोड और टीईएम मोड, और एक है आपका हाइब्रिड मोड, यही पढ़ाएंगे। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बाबू यहाँ से क्वेश्चन सबसे नहीं ना पूछा जाएगा, सब में पूछा जाएगा। आपको बता दें टीएम मोड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे EZ बराबर 0 होता है और HZ बराबर नॉन 0 होता है, ठीक है। टीएम मोड में EZ इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जबकि HZ इज इक्वल टू 0 होता है। टीएम की बात करें तो EZ बराबर 0 होता है एंड HZ बराबर 0 होता है। हाइब्रिड मोड में बताए तो EZ इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और HZ इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। आपसे क्या पूछा है, टीएम मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, टीएम मोड आपसे पूछा है। टीएम मोड में पूछा गया है कि वेवगाइड में कौन सा 0 होता है। अब टीएम मोड में तुम बताओ कौन सा 0 होता है, टीएम मोड में HZ बराबर 0 होता है। ऑप्शन में देखो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा HZ, यानी बी आंसर सही होगा। तो आपको जो मोड बताए हैं और ये मोड आपको हम बताए होंगे, और ये मोड बताए हैं तो आप लोग आसानी से इसको बना ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बना सकते हैं आप लोग।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा बाबू, इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। अगले जो ईयर का एग्जाम हुआ था 2022 में ही, उसमें एक और पूछा गया है, तो जब हम कराएंगे तो ये बात आपको याद करवाएंगे वहाँ पे। अब जरूरी नहीं कि हर बार इतने एक्सप्लेनेशन हम दें, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताएंगे, लेकिन एक चीज़ याद जरूर दिलाएंगे कि पिछले बार जब हम क्वेश्चंस करा रहे थे तो ये चीज़ पूरा लिखे थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये नोट डाउन, सब्जेक्टिव एज वेल ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अब रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका होता है TE10। इसमें कुछ बताने का है नहीं, इसका पूरा हम एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका स्टैंड ये जो क्वेश्चंस क्या बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। आगे है फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ये आप लोग को हम नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा है वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इज, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, बताएंगे, अभी आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहले बताता है कि Z0 बराबर होता क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है R प्लस J ओमेगा L, इससे एक न्यूमेरिकल भी पूछा है, और G प्लस J ओमेगा C। अब ये क्वेश्चन दिया है फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की जब हम लोग बात करते हैं, फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की जैसे ही बात करते हैं तो R बराबर हो जाता है 0 और G बराबर हो जाता है 0। सो Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पुट करो ये बराबर 0 और ये बराबर 0, तो ये 0 प्लस ये हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, L/C अंडर रूट में L/C। देखो कहाँ पे ऑप्शन में है, अंडर रूट L/C, ये ऑप्शंस करेक्ट। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। चलिए थोड़ा सा आया था, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन। देखो वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज लाइज बिटवीन, यानी सबसे पहले रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का क्या होता है वैल्यू, तो आपको बता दें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है उसको डिनोट जो किया जाता है वो आपको ये क्या है, रो या सिग्मा, रो है। अब रो को यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से बताया जाता है, और इसमें एक फार्मूला दिया जाता है, उसमें बहुत तरह से फार्मूला होता है। कोई पहले ऐसे लिखता है ZR प्लस ZL या ZR प्लस ZL, ऐसे करके लिखता है, ठीक है। कोई ZL प्लस ZL माइनस Z0 और ये लिखता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है, इससे हमें पता करना है कि इसका लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होगा। तो सबसे पहला इसका यही आता है कि अगर यहाँ पे ZR का वैल्यू अगर हम लोग बात करें कि आइडियली इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन सही नहीं है तो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये केस यहाँ पे दिया गया है कि अगर फुल ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं, अब फुल ट्रांसमिशन करते हैं तो ZR का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा। अब ZR का वैल्यू अगर आप लोग पुट करते हैं 0, अब ZR का वैल्यू पुट करते हैं 0, तो 0 माइनस ZL बाई 0 प्लस ZL, ये वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। तो ZL का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट माइनस
जेड एल बाई इनफाइनाइट प्लस जेड एल। अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट प्लस जेड एल, इनफाइनाइट एक काट करके हो जाएगा 1। तो इसको रेंज जो होता है आपको -1 से 1 होता है आइडियली में। अब ये ऑप्शन में है नहीं, तो अब ये ऑप्शन में नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है, चाहे तो ऑप्शन ये नन ऑफ दिस भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन सेट किए हैं यहाँ पे -1 लिखने के बजाय 0 लिख दिए हैं। तो ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि या इसका आंसर क्या आप सोचते हैं। ठीक है, ऐसे 0 से 1 भी एक केस में होता है। फुल ट्रांसमिशन अगर हो रहा है, पूरा का पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे ये वैल्यू भी सही होगा। फुल ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं, फुल ट्रांसमिशन, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आंसर जो होना चाहिए इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो वैल्यू लाइज करता है -1 to 1 लाइज करता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। अगला जो एग्जाम हुआ था इसी ईयर में, उसमें ये ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोवेव इज एम टाइप ट्यूब। तो आपको हम स्टार्टिंग में पढ़ाए होंगे, स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ाए होंगे कि माइक्रोवेव, याद कीजिए सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में उसमें हम बताए थे कि माइक्रोवेव ट्यूब, डायरेक्ट लिख दो माइक्रोवेव ट्यूब। ठीक है, माइक्रोवेव डिवाइस या माइक्रोवेव ट्यूब, इसमें आप लोग को हम 2 तरह से पढ़ाए होंगे। एक लीनियर बीम ट्यूब ऐसे पढ़ाए होंगे, एक लीनियर बीम ट्यूब, ठीक है, या इसी को बोले होंगे ओ टाइप ट्यूब यानी ओरिजिनल टाइप ट्यूब। ठीक है, एक आप लोग को पढ़ाए थे एम टाइप ट्यूब पढ़ाए थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को जो हम एग्जाम्पल दिए थे वो दिए थे क्लिस्ट्रॉन, TWT, BW, दिस डेट। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिए थे वो दिए थे मैग्नेट्रॉन। आपसे पूछा क्या है, माइक्रोवेव एम टाइप ट्यूब पूछा है। माइक्रोवेव एम टाइप ट्यूब ऑप्शंस क्या होगा, मैग्नेट्रॉन। देखो कहाँ से एमसीक्यू डिजाइन किया गया है, सोच सकते हो कहाँ से एमसीक्यू डिजाइन किया गया है। तो अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से आना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोवेव ट्यूब यूज्ड एज अ स्विच। आप देखिए स्विच के जैसा सिर्फ गन डायोड को छोड़ दिया जाए तो ये भी यूज करता है, ये भी यूज करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पिन डायोड इसका आंसर सही होगा कि पिन डायोड को एज अ स्विच हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन ये सही होगा। पे अब डिपेंड करता है जो क्वेश्चन सेट किया है वो क्या सोचता है इस क्वेश्चन के प्रति, क्योंकि दोनों जो है माइक्रोवेव स्विच के जैसा ही यूज करता है, लेकिन इसमें यूज एज अ स्विच है तो पिन डायोड हम अपने अनुसार से लगा रहे हैं। ये कल नहीं करना कि सर एक गलत बता दिए थे। ठीक है, आगे है डायरेक्शनल कपलर जो है कितने वेवगाइड जंक्शन है, तो आपको बता दें 4 पोर्ट वेवगाइड जंक्शन है। ठीक है, 3 पोर्ट में क्या है, पावर डिवाइडर आपको पढ़ना है, वो आप लोग पढ़े होंगे। पावर डिवाइडर सारे लोग पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग को पढ़ाया हो गया ई प्लेंटी, एच प्लेंटी, ठीक है ना, ये सब पढ़ाए होंगे। 4 पोर्ट में जो आता है एक चीज और है, 3 पोर्ट में आप लोग को मिक्सर भी आ जाएगा। ठीक है, 4 पोर्ट में आ सकता है आप लोग का डायरेक्शनल कपलर, जो क्वेश्चन में दिया है तो इसको लिखने की कोई जरूरी है नहीं। ये आ जाएगा मैजिक टी, ये आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, याद ध्यान में रखना। 1 पोर्ट 2 पोर्ट तो तुम जानते ही हो। ठीक है, तो ये सब याद रखना है और काम देगा आगे एमसीक्यू में। आगे क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रोवेव ओवन। और माइक्रोवेव ओवन जो होता है हाईली पावर के लिए यूज होता है, जो कि मैग्नेट्रॉन होता है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बी आंसर इसका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कि इंसर्शन लॉस मेथड इज रिलेटेड टू। तो इंसर्शन लॉस मेथड जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे थ्योरी में, कहाँ पे थ्योरी में पढ़ा रहे थे, तो इंसर्शन लॉस मेथड है जो यूज किए थे डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर के लिए यूज किए थे। याद करो
डिजाइन ऑफ फिल्टर के लिए यूज किए थे, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। डायरेक्ट वहाँ पे इंसर्शन लॉस मेथड को यूज करके ये माइक्रो फिल्टर को डिजाइन किए हैं। देखो ये चीज़ें है कि बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस का में एक एक चीज़ बताया गया है। ऐसा नहीं कि प्योर आइडियल है, 100% है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ों को आपको बता दिया जाए ताकि आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना, मैक्सिमम चीज़ों को। ठीक है, तो फिल्टर जो हम डिजाइन किए थे इसी मेथड को यूज करके किए थे, अपने नोट्स कॉपी में देख सकते हैं। मेरे नोट्स कॉपी से इनडायरेक्ट है। आगे है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज्ड एज अ माइक्रोवेव एम्पलीफायर। अब माइक्रोवेव एम्पलीफायर इनमें से कौन है? तो आप लोग को बताए थे कि क्लिस्ट्रॉन और TWT। अब क्लिस्ट्रॉन के मतलब ही अगर देता है तो हम लोग कहते हैं टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की बात कर रहा है, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की बात कर रहा है। अब टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन जो होता है बाबू, ये क्या होता है? एम्पलीफायर होता है। कैसा एम्पलीफायर बाबू? तो लो पावर एम्पलीफायर, लो पावर लो पावर एम्पलीफायर होता है। जबकि TWT क्या होता है? ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब क्या होता है? ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ये कैसा होता है? हाई पावर एम्पलीफायर होता है, हाई पावर एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा। इसका डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और मैग्नेट्रॉन क्या है? मैग्नेट्रॉन क्या है? हाई पावर ऑसिलेटर। तो सारे ऑप्शन को अच्छे से याद रखो। ठीक है, लो पावर ऑसिलेटर कौन है? अगर आपसे पूछते हैं कि लो पावर ऑसिलेटर कौन है, तो क्या होगा? रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, ये याद रखना इस तरह से। तो ये देखो बेसिक चीज़ें ये सब है, ये सब अगर आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखो कुछ लोग क्या होता है, जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी कोई चीज़ के नहीं कर सकते हैं आप। जितना आसान से और जितने स्लोली मोशन में आप चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना कुछ स्टूडेंट होंगे ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा जाएगा तो क्या करेंगे, जल्दी से 2x में स्पीड करेंगे, 2.5x में करेंगे और देखेंगे जल्दी से। यूट्यूब वाले 2x में चलेंगे, ऐप वाले 2.5। जल्दी में जाना कहाँ है, पूरा देख लो कहाँ से कौन क्वेश्चंस आ जाएगा नहीं पता। इसलिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं क्योंकि उसका जरूरत होता नहीं है, इसलिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर माइक्रोवेव मिक्सचर्स। माइक्रोवेव मिक्सचर्स के लिए अभी आप लोग बताया कि माइक्रोवेव मिक्सचर जो होता है 3 पोर्ट का होता है, तो इट इज 2 पोर्ट डिवाइसेस गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब 2 गलत है तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन 100% सही है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन से। देखो मतलब एक बेसिक सा अगर हम नोट्स पढ़े, हमारा नोट्स से ही क्वेश्चन है, नोट्स में जाना तो पहले का पॉइंट ही मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए। ठीक है, और दूसरा या तीसरा पॉइंट मिल जाएगा कितना पोर्ट होता है। इसमें 3 पोर्ट होता है, 2 पोर्ट इनपुट के लिए होता है, 1 पोर्ट आउटपुट के लिए होता है। तो ये चीजें अगर आप पढ़े हैं तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा क्वेश्चंस अगर आपके पास आता हो तो आप कहिएगा कि सर ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े। अगर न भी पढ़े तो एक बेसिक नॉलेज भी होगा ना, उससे ये आंसर आप सही कर सकते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जा। फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। आगे 14 क्वेश्चंस, 14 नंबर क्वेश्चंस है माइक्रोवेव एंटीना इनमें से कौन है। तो आपको बता दें माइक्रोवेव एंटीना में 3 ही एंटीना आपको पढ़ाए हैं, जिसमें एक है पैराबोलिक एंटीना, हॉर्न एंटीना और एक और एंटीना, एक आप लोग को पढ़ाए होंगे पैराबोलिक एंटीना, एक हॉर्न एंटीना और एक लेंस एंटीना। शायद ऐसे 3 पढ़ाए होंगे। इसमें हॉर्न एंटीना इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हॉर्न एंटीना आपका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटेन्यूएशन इन माइक्रोवेव। इसका आंसर जो स्टूडेंट क्या बताएं, जो स्टूडेंट अगर देखे होंगे कहाँ पे, जो स्टूडेंट अगर पूरे अच्छे से क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो इसका क्वेश्चन ही पूछा गया, शायद बताते कौन नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। ये
क्वेश्चन नंबर इस ईयर का देखना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है एक्सप्लेन पावर रेशियो मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटेन्यूएशन इन माइक्रोवेव। मेजरमेंट ऑफ एटेन्यूएशन इन माइक्रोवेव यही पूछा है और इसका आंसर दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा तो मिलेगा कि पावर रेशियो मेथड, ये हम नहीं पढ़ाए हैं, सिलेबस में था ही नहीं, खाली मेजरमेंट सिस्टम लिखा है। कितना पढ़ाएं, इसमें इतना ज़्यादा है कि अगर लेक्चर बनने लगे तो 10-12 लेक्चर्स बनेंगे इसी में, 12-15 लेक्चर सिर्फ एक टॉपिक पे। तो हम नहीं बताए थे लेकिन इस बार बताएंगे। क्लियर है? इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये हम नहीं बताए तो भी सब स्टूडेंट बना लिए होंगे, जो कॉमन सेंस के यूटिलाइज करते हैं ना, वो बना लिए होंगे। जब इसको छोड़ दिए होंगे और क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, अरे ये ऑप्शन तो यहाँ भी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एमसीक्यू स्टार्टिंग में आपसे बने ना, वो एमसीक्यू बना लिया करो, ठीक है, और वो एमसीक्यू को छोड़ दिया करो जो आपसे नहीं बन रहा है। बहुत चीज़ होता है कि सब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन लिखते 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 आंसर लिखते लिखते कोई चीज़ें याद आ जाते हैं, या फिर क्वेश्चन में ही आंसर होता है कि जैसा कि ये है। ठीक है, आप लोग देख लेना क्वेश्चन नंबर 9 में जाकर के, क्वेश्चन नंबर 9 में, इसी ईयर का क्वेश्चन नंबर 9 में मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस है, ये भी नोट से ही क्वेश्चंस है। अगर आपको मेजरमेंट ऑफ VSWR पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे 2 तरीका के VSWR से मेजरमेंट किए होंगे। एक जो है S<10 आप पढ़ाए होंगे और X>10 पढ़ाए होंगे। और S>10 में जो पढ़ाए होंगे इस मेथड का नाम दिए होंगे यही है ना, डबल मिनिमम मेथड। डबल मिनिमम मेथड जाना नोट्स में देखना। S>10 जहां पे हम आपको पढ़ाए होंगे मेजरमेंट ऑफ VSWR में, प्योर नोट से ही क्वेश्चन आया है। और S>10 कहां पे है, यानी ये वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो है, ये जो है, ठीक है ना, VSWR का। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोच सकते हो कि कहाँ से हम लोग एक एक पॉइंट खोज करके लाते हैं जो MCQ में आपको देखने को मिल जाता है। सोचने वाली बात है। ठीक है, 1 मिनट यार, चलो अब है फीच ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रडार अबाउट द टारगेट। ये तो अभिषेक सर आपको रडार जो पढ़ाए हैं, अभिषेक सर, लेकिन हम चलो एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। रडार कौन पढ़ाए हैं, अभिषेक सर। वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम सोल्यूशन कर दें, कंपेयर नहीं करना, सोल्यूशंस कर दे रहे हैं, सोल्यूशन नहीं आंसर बता दे रहे हैं सीधा। अब बाकी का सोल्यूशन तो सरकार ही दिए हैं, ठीक है ना, तो हम आंसर बता देते हैं। चलो ठीक है, देखो आंसर बताने से जो हमारा पास आइडिया है, जो हम जानते हैं वो बताते हैं। रडार को आपको देखना है कि टारगेट के अबाउट में क्या प्रोवाइड करता है। अगर कहीं पे रडार लगा है, जैसे कि अक्सर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कोई बॉर्डर है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई एंटीना लगा है, कोई एंटीना लगा है, ठीक है ना, कोई एंटीना लगा है, ठीक है, और कोई इस पर एंटीना लगा है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी ये एंटीना लगा, कोई ये मिसाइल यहाँ से फेंकता है ऐसे, सपोज दैट, ठीक है। हमारा रडार का क्या होता है, एक रेंज होता है, रडार का क्या होता है, रेंज होता है। ये मान लीजिए कैसे रेंज है, क्योंकि बॉर्डर तक इसका रेंज पूरा रहेगा, ठीक है। अब ये जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तुरंत से रडार क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है कि कुछ जो चीज़ें हैं कुछ आ रहा है, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में आ रहा है ये भी बताता है, ठीक है, और कितना गति से आ रहा है ये भी बताता है। कलर नहीं बताता है, ठीक है, कलर नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है डायरेक्शंस और इसका मोशन बताता है, यानी वेलोसिटी बताता है, किस गति से इधर की ओर आ रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, क्योंकि ये मिसाइल को गिरने से पहले वापस उधर भेज दिया जाए और ये कहानी ख़त्म हो जाए, यानी कहानी ख़त्म, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ करना नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एंड भी समझा देते हैं, थोड़ा बहुत आता है वो चीज़ें बता देते हैं। चलिए ट्राई किए हैं बताने का, ऐसा नहीं कि 100% हम सही बता दिए, हो सकता है आंसर सही है बस, ठीक है। अब जैसे रडार रेंज की हम बात कर रहे थे कि रडार रेंज इज डबल्ड देन ट्रांसमिटेड पावर इज इंक्रीज, यानी कहने का मतलब रडार रेंज हमको याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं शायद कहीं पे, उसको आपको बताते हैं लिख करके
कि रडार रेंज इक्वेशन क्या होता है आप लोगों को तो पता होगा, अभी सेक्शन पढ़ाए होंगे, रडार रेंज तो प्रूव करवाए होंगे। तो R बराबर होता है PT इंटू जी स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू AE बट्टा में होता है 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू PR का 1/4 होता है। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, ये सब तो टर्मिनोलॉजी आपको पता ही होगा कौन क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि रडार रेंज इज डबल, ये जो रेंज है इसको क्या कर दे डबल, इसको कर देते हैं डबल, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा यानी PT क्या होगा, तो यहां से अगर हम लोग देखें कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है PT, और PT के पावर कितना है 1/4 है, ठीक है। अगर ये हम कर रहे हैं डबल, ये कर रहे हैं डबल, ये अगर डबल कर रहे हैं तो ये 1/4 इधर क्या आ जाएगा 4 इंटू PT का वैल्यू ये हो जाएगा, और 2 के पावर 4 क्या होता है 16, यानी PT जो है 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 16 टाइम्स इंक्रीज, 16 टाइम इंक्रीज होगा, ऑप्शन में देखो 16 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से और डायमीटर से भी पूछ सकता है, ठीक है, कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे ये अपर्चर एरिया है, यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे डायमीटर भी आएगा क्योंकि वहाँ पे मेजर्स करने के लिए। तो एक चीज़ याद रख लो कि अगर यहाँ पे R और D का रेशियो अगर तुम देखते हो तो R और D का रेशियो जो होता है ये 1/4 होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर डायमीटर को डबल करते हो, डायमीटर को क्या करते हो डबल करते हो, तो 2 करते हो तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है क्योंकि डायमीटर की हम बात करेंगे तो ये 1/2 हो जाता है, यहाँ पे इरेज कर लेना, ये नोट डाउन में कर लेना, 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो R का वैल्यू जो हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये डायमीटर के केस में, किसके केस में बाबू डायामीटर, ठीक है ना, डायमीटर के केस में हम बता रहे हैं, ये नोट पॉइंट पे कर लेना, हो सकता है आपको MCQ अगला बार पूछा जा सकता है कि अगर डायमीटर को दुगना कर देंगे, अगर डायमीटर को दुगना कर देंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंज को अगर डबल कर देंगे तो डायमीटर क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, या 2 के स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, तो याद कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको D इज करेक्ट आंसर 16। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लाइंड स्पीड इज रिलेटेड टू। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पीड इज रिलेटेड टू। ब्लाइंड स्पीड जो रिलेटेड है आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा MTI रडार। MTI रडार क्या होता है, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। अब MTI रडार को जो यूज किया गया है, स्पेशल जो इस रडार को बनाया गया है कि डिटेक्ट टू मूवेबल टारगेट, आपको बता दे डिटेक्ट टू मूवेबल टारगेट, कहीं पे अगर आता है तो ये चीज देख लेना, डिटेक्ट टू मूवेबल टारगेट, ठीक है। और MTI रडार को हम उसी लिए बनाए, मूवेबल टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी ये सब रेंज वगैरह मेजर करता है, ठीक है। तो इसका MTI रडार जब हम लोग मूवेबल टारगेट को डिटेक्ट करते हैं तो यही प्रॉब्लम आता है। तो ब्लाइंड स्पीड जो रिलेटेड है MTI रडार से है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। और ये पहला ईयर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रडार सिस्टम यूज टू मेजर रेंज ऑफ द टारगेट। आपको एक चीज बता दें कि जितने भी रडार बनाए गए हैं उसका फर्स्ट जो काम है रेंज को ही मेजर करना है, लेकिन कुछ जो रडार है वो स्पेशलाइज बनाया गया है। आपको बता दें कि CW डॉपलर रडार जो है ये स्पेशल फॉर रेंज करता है, ये रेंज को स्पेशल रेंज के लिए इसको बनाया गया है। MTI रडार को स्पेशल किसके लिए बनाया गया, तो डिटेक्ट, अभी तुरंत बताए, डिटेक्ट मूवेबल टारगेट, मूवेबल टारगेट,
मूवेबल टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा मेजर रेंज ऑफ द टारगेट। अब कहिए कि टारगेट को मूवेबल यानी टारगेट जो मूव करता होता है यानी एक जगह कांस्टेंट नहीं होता है, उस टारगेट को मेजर करने के लिए एमटीआई रडार है। और तक कहने का मतलब इनडायरेक्टली बेस यही कर सकते हैं कि कोई मूव करके आ रहा है। अब अभी यहाँ है, पहला बार मेजर हुआ तो ये हमारे रडार के डिस्टेंस से 10 मीटर पे है, अगला बार फिर तुरंत मेजर आया तो वो आ जाएगा 8 मीटर पे, फिर 5 मीटर पे। यानी कहने का मतलब ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। इनडायरेक्टली बेस से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रेंज है रेंज के मेजर करने के लिए तो बनाया गया है। तो हमें नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में बोथ ए एंड बी भी दिया गया है। तो हमें लगता है कि सी की तरफ जाए तो वही बेहतर है, क्योंकि रडार जो बनाया ही गया है, रडार रेंज इक्वेशन जो स्टार्टिंग में पढ़ते, तो रेंज लगभग जो बाय डिफॉल्ट काम जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग मनुष्य बना है तो खाएगा ही खाएगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि एक मनुष्य क्या खाएगा, वेज खाएगा या नॉन वेज खाएगा, इतना ये बाय डिफॉल्ट है कि वो मनुष्य है तो खाना खाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी रडार है तो रेंज को मेजर करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि रेंज के साथ वो और क्या मेजर करता है, रेंज के साथ वो और क्या मेजर करता है, यानी उसके लिए और क्या हो सकता है। क्योंकि सेम मनुष्य होता है, सेम एक ही आदमी होता है जो एक बड़े पोस्ट पे होता है, वही सेम मनुष्य होता है लोअर पोस्ट पे होता है। अब दोनों का डिजाइन अलग अलग केस के लिए बनाया जाता है तो दोनों मनुष्य ही, दोनों तो खाता है, एक अपर पोस्ट वाले एक लोअर पोस्ट वाले, है ना। ऐसा एक टीचर है एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, दोनों आदमी दोनों खाते हैं लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि एमटीआई रडार को जो स्पेशल डिजाइन किया गया है वो मूवेबल टारगेट को मेजर करने के लिए, सीडब्ल्यू रडार को रेंज के लिए या फिर इसे वेलोसिटी वगैरह मेजर करने के लिए भी डॉपलर रडार का ही यूज होता है, सीडब्ल्यू का कंटिन्यूअस वेव डॉपलर रडार का। तो ये आंसर मुझे लगता है कि सी की तरफ जाना चाहिए, वही बेहतर है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेंगे। तो आज का जो पूरा क्वेश्चन था, टोटल 20 क्वेश्चन जो हमने आपको करा दिया। अब टोटल 20 क्वेश्चंस करा दिया, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम बताएं। ठीक है, अब वो चीज़ आपको ध्यान देना है, जितना हम एक्सप्लेनेशंस करवाएं ना, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की चांसेस है। अभी एक ईयर को और भी क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।